नमस्कार दोस्तों। आज हम बायोलॉजी के कक्षा 12 के 5वां अध्याय का ये चौथा पार्ट है, जिसमें हम गुणसूत्र के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। जैसा कि बताया गया कि गुणसूत्र डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन तीन प्रकार की चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। इसी के आगे हम चलते हैं। गुणसूत्र के प्रकार यह दो प्रकार का होता है, एक है कायिक स्वजात गुणसूत्र और दूसरा है लिंग गुणसूत्र। कायिक स्वजात गुणसूत्र से आशय ऐसे गुणसूत्रों से है जो जीवन पर्यंत तक माता पिता से प्राप्त होने वाले जीन जीवन पर्यंत तक उस बालक में बने रहते हैं, स्थायी रूप से रहते हैं। उसी को हम स्वजात गुणसूत्र कहते हैं। आइए देखते हैं कायिक व स्वजात गुणसूत्र। वे गुणसूत्र जो लिंगों के लक्षणों को छोड़कर जीन के अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं, कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। जी, लिंग लक्षणों को छोड़कर जो लिंग गुणसूत्र है आपका सेकंड वाला, ये लिंग का निर्धारण करता है। और कायिक स्वजात जो गुणसूत्र है ये सिर्फ उनके जो अन्य लक्षण हैं उनको अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने का कार्य करते हैं। ऐसे गुणसूत्रों को हम संख्या में 22 गुणसूत्र कहते हैं। ये कायिक या स्वजात जो गुणसूत्र होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 22 होती है। लिंग गुणसूत्र, लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। इन्हें हम हेटेरोसोम भी कहते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि लिंग गुणसूत्र सिर्फ लिंग का निर्धारण ही करते हैं और इनका दूसरा नाम हेटेरोसोम है। इन गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है, एक नर भाग से प्राप्त गुणसूत्र और दूसरा मादा भाग से प्राप्त गुणसूत्र। ये दोनों मिलकर के ही लिंग का निर्धारण करते हैं। आगे आते हैं, लिंग निर्धारण कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। जीवन के प्रारंभ में किसी जीव के लिंग का स्थायीकरण लिंग निर्धारण कहलाता है। जी बच्चों, जो जीवन का प्रारंभ है उसमें जो स्थायीकरण का रूप है लिंगों के रूप में मादा और नर, तो इसका निर्धारण सिर्फ लिंग निर्धारण ही कहलाता है। इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाला नया प्राणी नर होगा या मादा। जंतुओं में मनुष्य प्लस अन्य जीव जंतु भी आते हैं, तो उसी के आधार पर लिंग का निर्धारण मादा होगा या नर लिंग निर्धारण से ही पता चलता है। आगे चलते हैं हम सहलग्नता में, लिंकेज। जब 2 या 2 से अधिक जीन एक गुणसूत्र पर पास पास स्थित होते हैं, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक जीन हैं तो एक ही गुणसूत्र पर वो स्थित होते हैं पास पास, तो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात भी ये जीन एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं एवं एक साथ बंधे रहते हैं। यह सहवंशागति कहलाती है। जैसे ही कोई गुणसूत्र है, चाहे नर हो चाहे ना मादा का हो, उसमें जो गुणसूत्र के अंदर जीनों की संख्या पाई जाती है, तो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात भी वो जीन अपनी जो पास की स्थिति है वो बरकरार रखते हैं, बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार वो एक दूसरे से अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात भी अलग नहीं होते हैं और साथ में ही बंधे रहते हैं। इसे हम सहवंशागति कह सकते हैं और इन जीनों को सहलग्न जीन कहते हैं तथा इस प्रकार के व्यक्त करने वाले जो जीन हैं इनके गुण को हम सहलग्नता कहते हैं।
लिंकेज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सटन एवं बोवेरी ने सन 1903 में किया था। सटन और बोवेरी दो ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने लिंकेज या संलग्नता को प्रदर्शित किया था और बताया कि जो गुणसूत्र पर जीन उपस्थित होते हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। आगे चलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज। इसके तीन सिद्धांत हैं। पहला है संलग्नता की सटन की संकल्पना। दूसरा है संलग्नता के लिए मॉर्गन की संकल्पना और तीसरा है संयोजन एवं प्रतिकर्षण सिद्धांत। प्रिंसिपल को हम आगे देखेंगे, जो लिंकेज के प्रिंसिपल हैं उनको हम आगे देखेंगे। उससे पहले आते हैं संलग्नता के प्रकार में। संलग्नता दो प्रकार की होती है, एक पूर्ण संलग्नता और एक अपूर्ण संलग्नता। पूर्ण संलग्नता क्या है? पूर्ण संलग्नता में जो पूर्ण संलग्नता है उसमें पूरी तरह से जो जीनों के अंदर जो उपस्थित गुणसूत्रों के अंदर जो जीन उपस्थित हैं उनमें जो लक्षण छिपे हुए हैं वो पूरी तरह से अन्य दूसरे जीव में ट्रांसफ़र हो जाते हैं या माता पिता से उनके बच्चों में पूरी तरह से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ऐसे जीनों को हम पूर्ण संलग्नता या कंप्लीट लिंकेज भी कह देते हैं। इस प्रकार जैसे कि लिखा हुआ है कि इस प्रकार की पूर्ण संलग्नता ड्रोसोफिला मधुमक्खी में पाई जाती है जब एक गुणसूत्र पर स्थित संलग्न जीन अर्धसूत्री विभाजन के समय अलग नहीं होते हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात क्या नहीं होते? अलग नहीं होते हैं। और इससे पहली पीढ़ी में पैतृक प्रकार के लक्षण मिलते हैं। जो माता पिता या उनके जनकों से जो प्राप्त लक्षण हैं वो पैतृक प्रकार के लक्षण कहलाते हैं। तो ये लक्षण जो है उनमें पूरी तरह से मिलते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम पूर्ण संलग्नता कहते हैं जी। ये ड्रोसोफिला मधुमक्खी का उदाहरण लिया गया है इसमें कि जब धूसर रंग के शरीर व अवशेषी पंख वाली जंगली ड्रोसोफिला का संकरण काले रंग के शरीर व लंबे पंख वाली ड्रोसोफिला के साथ कराया जाता है तो F1 पीढ़ी के सभी जंतुओं का शरीर धूसर रंग तथा लंबे पंखों युक्त पूर्ण विकसित था। यह संकरण जब कराया गया ड्रोसोफिला मधुमक्खियों के बीच में, एक लंबे पंख वाली ड्रोसोफिला और दूसरी धूसर रंग वाली ड्रोसोफिला के साथ कराया गया, तो उससे जो प्राप्त F1 पीढ़ी थी तो उसमें धूसर रंग वाले तथा लंबे पंख युक्त पूर्ण विकसित ड्रोसोफिला की उत्पत्ति हुई। जैसा कि दिखाया गया है कि धूसर रंग व अवशेषी पंख वाले जो ड्रोसोफिला हैं, काले रंग व लंबे पंख वाले जो ड्रोसोफिला हैं, इनके दोनों के बीच संकरण कराने पर धूसर रंग वाले और लंबे पंख वाले दोनों प्रकार के F1 पीढ़ी में दोनों प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए। परंतु यदि लंबे पंख वाले और काले रंग लंबे पंख वाले दोनों के बीच यदि हम संकरण करवाते हैं तो धूसर रंग अवशेषी पंख वाले अधिक से अधिक जीन वाले जो संतान हैं वो उनको प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट में आते हैं अपूर्ण संलग्नता। अपूर्ण संलग्नता ऐसी संलग्नता है कि जिस प्रकार के जो माता पिता से प्राप्त जो लक्षण हैं वो पूरी तरह से उनके बच्चों पर नहीं पहुंचते हैं, उसी को हम अपूर्ण संलग्नता के रूप में प्रकट करते हैं। जैसा कि बताया गया है कि जब समजात गुणसूत्रों के बीच जीन विनिमय की क्रिया हो जाती है तथा इससे अगली पीढ़ी की संतानों में पैतृक प्रकार तथा पुनर्योजित प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं, इस प्रक्रिया को अपूर्ण संलग्नता
कहते हैं। तो पैतृक प्रकार का जो पुनर्योजित लक्षण हैं वो उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो वास्तविक रूप से जीन विनिमय के कारण जो लक्षण उत्पन्न होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। इसी को हम अपूर्ण संलग्नता भी कहते हैं। अब संलग्नता को कुछ प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनको देखेंगे। संलग्नता को गुणसूत्र पर जीनों के मध्य की दूरी के अतिरिक्त निम्न कारक प्रभावित करते हैं। पहला है आयु, दूसरा है ताप और तीसरा है स्थिति। अधिक तीव्रता में यदि आयु बढ़ती है तो जीन का जो विनिमय है की संभावना कम हो जाती है, अतः संलग्न जीनों की तीव्रता बढ़ जाती है। ये पहला कारक है आयु। दूसरा है ताप। ताप बढ़ने पर अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय की दर बढ़ जाती है, अतः संलग्नता की तीव्रता कम हो जाती है। तो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात यदि ताप बढ़ता है और अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें जो जीन विनिमय की दर है, जीन का जो रूपांतरण है वो बढ़ जाता है और जो उसकी तीव्रता है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और तीसरा है स्थिति। गुणसूत्रों के किनारों पर स्थित जीन्स में जीन विनिमय कम होता है, अतः यह जीन अधिक तीव्र संलग्नता प्रदर्शित करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।